से जाने को कहा तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हम इस रिश्ते से ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा क्योंकि मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। वो आखिरी बात पे अली हसीन को देखते हुए बोली। ओह हेलो, मैं कोई उम्मीद नहीं रखता किसी से, मैंने भी ये रिश्ता अपने बेटे की खातिर कबूल किया है वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने गले में फंदा डालने का, अली हसीन ने तलमला कर कहा तो राबिया बुखारी ने नागवारी से सुर झटक कर ज़ेरलब कुछ कहा जो कि किसी को सुनाई नहीं दिया। ठीक है फिर अभी मैं मौलवी साहब को बुलवा लेता हूँ तो निकाह करिए और घर चलते हैं, वो इत्मीनान से बोलता उठ खड़ा हुआ। वोट इतनी जल्दी, तुम तो ऐसे जल्दी कर रहे हो जैसे हम भाग जाएंगे, भरोसा करो हम ये शादी जरूर करेंगे। सूरी मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और आप लोगों का दिमाग कब फट जाए और कब बदल जाए आपके इरादे कुछ पता नहीं तो इसीलिए ये शादी अभी और उसी वक्त होगी, वो उनकी बात के जवाब में तरनत बोला। नहीं ऐसी शादियां होती हैं क्या हो गया है तुम्हें यार? अली हसीन ने नागवारी से सर झटक कर कहा। तो कैसे होती हैं, किया आपको बैंड बाजा और घोड़ी पे आकर लेके जाना है माम को तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है अभी निकाह कर लो और कल हम घोड़ी पे चढ़ाकर आपको लेकर यहाँ आ जाएंगे क्या ख्याल है मामू जान, उसने कहा तो राबिया ने जज़रबज़र अंदाज में अपने सरफरे बेटे को देखा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी निकाह हो जाएगा, यहाँ करीबी मस्जिद में आज ख़त्म कुरान है तो अभी जाकर बात कर लेते हैं और इन्हें कहते हैं कि दुआ के बाद निकाह पढ़ा दें, सैयद सलामत बुखारी ने कहा तो अली हसीन और राबिया बुखारी ने बेचैनी से पहलू बदला। क्या हुआ आप दोनों खुश नहीं लग रहे मुझे? वो उनकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोला। तुम इंतहाई बदतमीज और खुदसर इंसान हो, हमेशा या तो ब्लैकमेल करते हो या धुंस जमा कर काम निकालते हो, अली हसीन ने चिढ़कर कहा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। अब जैसा भी हूँ आपका ही बेटा हूँ, वैसे मुझे लगा था कि अब खुशी के मारे मेरे गले लगकर मेरा माथा चूमकर मुझे थैंक्स बोलेंगे लेकिन आप तो उल्टा कुछ और ही कर रहे हैं। वैसे सुना है मैंने कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है, उसने ने गहरा सांस भरते हुए कहा। ऐसी भलाई से बेहतर में बना भलाई के ही था, अली हसीन ने तपे तपे चेहरे के साथ बैठी राबिया को देखते हुए कहा तो राबिया ने खा जाने वाली निगाहों से हुमायूं को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। फिर अफरा-तफरी में ऐसे निकाह हुआ जैसे अगर ना होता तो क़यामत बर्पा हो जाती और ये शायद अब की दूर का पहला निकाह था जिसमें बेटा अपनी मां के निकाह का गवाह था। कल आपको और आपकी बहू को ले जाएंगे, निकाह के बाद हुमायूं ने कहा। तो अभी वर्दा को ले जाओ आखिर को उसे भी हक है कि अपनी सास की बारात में आए, राबिया ने जलकर कहा तो हुमायूं ने बामशक्ल अपने हलक से अमनते क़हक़हे को दबाया। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, सास से ज़्यादा फूफी ज़्यादा हकदार होती है तो वो अपनी सास की बारात की बजाय फूफी की आई बारात का इस्तकबाल करती ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो मुस्कुरा कर बोला तो राबिया महज इसे देखकर रह गई, वो इन्हें ज़िच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अब चलें घर अली हसीन ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाता उठ खड़ा हुआ। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था और घर पहुंचकर अली हसीन ने उसे अपने कमरे में आने को कहा। वो कपड़े चेंज करने के बाद जब उनके रूम में पहुंचा तो वो मुस्तरिब से इधर-इधर टहल रहे थे। क्या बात है बाबा जानी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? इसके सवाल पे वो माथा मसलते हुए सोफे पे बैठ गए। तुम दोनों में लड़ाई होने की क्या वजह थी सफदर, हुमायूं? कुछ वक़्त के बाद इन्होंने पूछा। आप ये क्यों पूछ रहे हैं बाबा? सब ठीक है ना? वो चुप कर पूछने लगा।
मुझे फरहीन के अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आज सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत का बाइस है। इस लड़की के अंदाज से साबित हो रहा था कि ज़रूर कोई तूफान बरपा होने वाला है, अली हसीन ने कहा। तूफान बरपा कर चुकी है वो मेरी जिंदगी में, वो तल्ख लहजे में बोला। वोट किया मतलब? अली हसीन जल्दी से सीधे होते हुए बोले तो हुमायूं ने मुख्तसर सब बात बता दी। ओबू मेरे खुदाया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने ये बात मुझसे छुपाई हुमायूं क्यों? वो नागवारी भरे अंदाज में बोले। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था और मुझे लगा कि वो सुधर जाएगी, लेकिन फिर से उसने साजिश रच दी और सब काम खराब हो गया। दिख की बात तो ये है कि मेरी बीवी मुझे अभी तक पहचान नहीं पाई, वो अफसरदा लहजे में बोला। वो कैसे पहचान पाएगी हुमायूं, जब तक तुम उसे अपनी पहचान करवाओगे नहीं? उसका मतलब मेरी बहू का कोई कसूर ही नहीं था, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना माजी नहीं बता देते हो तुम पर एतबार नहीं कर सकती। माजी जानने के बाद अगर वो ये सब करे तो इस पर बलीम किया जा सकता है, वरना नहीं। आप इसके साथ हैं या मेरे? वो उनकी बात पे निरूठे अंदाज में बोला। मैं तुम दोनों के साथ हूँ। तुम्हें चाहिए कि तुम उसे अपना माजी बताओ ताकि वो तुम पर एतबार कर सके। किया वो बना माजी जाने बगैर मेरे किरदार को जानकर मुझ पर एतबार नहीं कर सकती, वो उनकी बात के जवाब में तल्ख लहजे में बोला। अपना किरदार जैसा पेश करोगे वो वैसा ही समझेगी। तुमने उसे अपने किरदार को साफ करके दिखाया कब? तुमने अपनी माजी के पड़े छींटों को साफ कब किया जो वो पहचान पाएगी? ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं जहां दिलों में झांक लिया जाए। यहाँ दिल पाकीज़गी की लाख गवाही दे लेकिन फिर भी दिमाग ज़ाहिर की तरफ राग़िब होता है। वो फरहीन बार बार तुम्हारे किरदार पर धब्बे लगा देती है और तुम उसे साफ करने की बजाय अपनी बीवी के साथ उलझने लगते हो, अली हसीन ने सर झटक कर कहा। मैंने इसे सफाई पेश करनी चाहिए थी मगर वो मैंने इसे सफाई पेश करनी चाहिए थी मगर वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी और मैं उसे कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब। तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। अगर तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो ये करना पड़ता है। अना से रिश्ते बनते रिश्ते बिगड़ जाते, प्लीज समझो, वो उसकी बात के जवाब में तबकर बोले। मुझे अब इस पे कोई बात नहीं करनी। वो आएगी, उसे अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक है, वरना वो जाना चाहे तो उसके लिए बाहर जाने के रास्ते खुले हैं। वो एक झटके से उठकर खड़े होते हुए बोला और मजीद सुने बगैर वहां से निकलता चला गया। वरदा ने शाहवाला से आई वो नफीस सी साड़ी को देखा। स्किन कलर की साड़ी के साथ डायमंड नेकलेस था। वाओ फूफू, कितनी अच्छी चॉइस है अंकल की। इसने सत्ताईशी निगाहों से देखते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, देखो ना अपनी बीवी के रूप में भी हमारी फूफू को चुना जो कि इस उम्र में भी जवान दिखती। वैसे बड़े ही अजीब हैं, इस बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, फरहीन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हो तुम फ्री? वरदा ने नागवारी से कहा। किया गलत कहा मैंने? तुम ही ये बताओ, इस उम्र में ये शादी कर चुके हैं लोग क्या कहेंगे और हमारे बारे में क्या सोचेंगे? उनको ज़रा भी परवाह नहीं है हमारी। इनके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद और ये अपनी ज़िंदगी को संवारने चली हैं। फरहीन फट पड़ी। जिब्रान भाई ने जो किया सो किया, लेकिन आप इसमें फूफू को इल्ज़ाम नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि आपका हक है, लेकिन जो बच्चे आपने ज़ाया करवाए उन पे न सिर्फ आपका बल्कि जिब्रान भाई का भी हक था। मैं जानती हूँ कि इन्होंने गलत किया, लेकिन उनको इस हद तक जाने पे आपने मजबूर किया। आपकी इस गलती की वजह से सब घर वालों ने आपका साथ छोड़ दिया।
सब आपसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी ख़त्म करने की बजाय आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि सब मज़ीद आपसे दूर हो जाए। वर्दा ने पहली बार अपनी आवाज़ को इससे बुलंद किया और फरहीन उसे बेयकीनी से देखे गई। चलिए फूफू, मैं आपको तैयार करने में मदद करती हूँ, अंकल वगैरह आते ही होंगे, वर्दा ने इससे निगाहें चुराते राबिया खातून से कहा। फिर वो तैयार करके खुद भी तैयार होने चली गई। उसने भी लाइट येलो कलर की लानक फराक पहनी थी और दुपट्टा सर पे जमाए वो बाहर आई तो सब लोग आ चुके थे। इफ्तारी के बाद वो लोग शाहवला के लिए निकल गए। घर पहुंचे तो पूरा घर बरक़े क़मक़मे से जगमग कर रहा था और पोर्च से आगे लाउंज तक फ्लावर ही फ्लावर बिछे थे। डैड आप मॉम का हाथ थामकर बाहर निकाले और तुम जल्दी से कैमरा ऑन करो, हुमायूं ने कहा। ये करना ज़रूरी है क्या सफदर? अली हसीन ने संजीदगी से पूछा। क्यों, आगे अपने बच्चों को शादी की मूवी कहाँ से दिखाएंगे? ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, अब ऐसी बातें करोगे? अली हसीन ने सर झटक कर कहा। मैंने आपके बच्चों का कब कहा? अपने बच्चों का कहा, यानी आपके पोते पोतियों, आप भी ना किया सोच लेते हैं। इसकी बात पे वर्दा ने गड़बड़ा कर राबिया को देखा जो कि बेचैनी से पहलू बदल रही थी मगर हुमायूं की बात पे इत्मीनान भरा गहरा सांस भर कर रह गई। फिर राबिया को अली हसीन के कमरे में पहुंचा कर वो अपने रूम में आई और सीधी वार्डरोब की जानिब बढ़ ही रही थी कि वॉशरूम से बाल रगड़ते निकलते हुमायूं से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर गया। चार आंखें हैं तुम्हारी मगर नज़र फिर भी तुम्हें नहीं आता, या फिर तुम्हें बार बार मेरी बाहों में आने का शौक है? वो तंज़िया लहजे में बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बाहों में आने का और न ही आपसे टकराने का, अपने आप को इतना अहम मत समझिए आप, वो उसकी बात के जवाब में तलमला कर बोलती इससे दूर हुई। अच्छा तो मैं अहम नहीं हूँ तुम्हारे लिए? वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से करीब करते हुए सर्द लहजे में बोला। नहीं ही और ना ही कभी होंगे, वो नागवारी से बोली। अच्छा वाकई? हुमायूं ने कमर पे दबाव बढ़ाते हुए सर्द लहजे में कहा। आहा, आपको क्या लगता है मुझे इस तरह अजियत देकर आप मुझसे कुछ और कहलवा लेंगे जो आपके दिल को अच्छा लगे? वो दर्द से कराहते हुए बोली। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। तुम भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉम की वजह से हो। डेफिनेट तरीके से यहाँ रहना और हम अपनी बहन को जितना हो सके मेरे घर से दूर रखना। बेफिक्र रही है, उसे दूर ही रखूंगी क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका दिल इसे देखकर आज भी बेईमान हो जाता है और फिर से गुनाह पे आमादा हो जाते हैं आप। शर्म आती है मुझे आपको अपना शौहर कहते हुए। काश मैंने फ्री की बात मानकर आपसे मोहब्बत की ही ना होती तो आज मेरा दिल वीरान नहीं होता, वो तनफर भरे अंदाज में बोली। फ्री और वक्त हमारे दरमियान तुम्हारी बहन क्यों जाती है, और अगर आ भी जाती है तो तुम्हें हमारे और अपने रिश्ते पर एतबार नहीं है। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे मुताल्लिक क्या सोचती हो। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बता दूं और कान खोल कर सुन लो कि अगर हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बीच की दरार बाहर वालों को मालूम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसके जबड़े दबोचे फुनकारा और फिर उसे छोड़ते हुए शर्ट पहनता बाहर निकल गया। वो अपनी आंखों की नमी साफ करती बाहर निकलकर ऊपर छत में आई तो उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई। ताजदार हरम हो निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी सुनूर जाएंगे। वर्दा का हलक जैसे खुश्क होने लगा और उसे हुमायूं की बात याद आई कि इस घर में एक चुड़ैल रहती है। कौन है इधर? इसने डरते डरते पूछा।
अरे भाभी, आप वापस आ गई, थैंक गॉड। अब मैं आपके घर का चक्कर लगा सकती हूँ। पता है इतने दिन हो गए मैं आपके घर नहीं आई। मैं कल ही आऊंगी और इफ्तारी आपके घर करूंगी। मज़ेदार सा खाना बनाइएगा। रमला दीवार से किसी जिन की तरह जाहिर होते नॉनस्टॉप बोलने लगी। ओह तुम थी, वैसे इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इसने गहरा सांस भरते हुए पूछा। मैं तो हर रात को यहाँ आती हूँ सबके सोने के बाद, मुझे बहुत मज़ा आता है, रमला ने उछलकर दीवार पे बैठते हुए कहा। अरे ध्यान से गिर ना जाना, इसके यूं उछलकर बैठने पर वरदा घबरा कर बोली। अरे भाभी, मुझे कुछ नहीं होता, ये तो बस छोटी मोटी दीवारें हैं। मैंने तो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें फलांगी हैं। खैर ये सब छोड़ी, पता है मैं कितनी खुश हूँ आपको और भैया को एक साथ देखकर। शुक्र है भैया ने आपको सारी हकीकत बता दी। कैसी हकीकत? वरदा ने उसकी बात पे चौंक कर पूछा। वही आपकी बहन की हकीकत, वो तंग कर रही थी ना भैया को। बहुत ही बेहया लड़की है, कसम से मुझे तो हैरत होती है कि वो आपकी बहन है। यार बहनें ऐसी भी होती हैं क्या? थैंक गॉड कि मेरी कोई बहन नहीं है। वो अपने ही धुन में खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही इसका जवाब दे रही थी, मगर वरदा तो उसके अल्फाज से उलझ गई। किया बोले जा रही और रमला, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट बुरा तो मेरा शौहर है। वैसे मेरी बहन के खिलाफ आपके भैया जी ने ही बताया होगा, वो नागवारी भरे अंदाज में बोली। नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है और मेरे पास सबूत भी है। यकीन कीजिए, और आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं नीचे जाकर आपको वीडियो सेंड करती हूँ, रमला ने जल्दी से कहा। वो वीडियो भी हुमायूं ने बनवाई होगी, फेक वीडियो होगी, वो सर झटक कर बोली। वो वीडियो मैंने बनाई है और इससे पहले ही मैं आपकी बहन की हकीकत जान चुकी थी। अपना मोबाइल दीजिए मुझे, मैं अपने नंबर पर रंग करती हूँ ताकि आपका नंबर आ जाए और नीचे जाते ही आपको वीडियो सेंड करूँगी, वो ज़रूर देखेगा। अगर फिर भी यकीन ना आए तो आप जाकर अपनी फैमिली मेंबर से पूछ लीजिएगा, यहाँ से भी और अपने मैके से भी। सब लोग इसकी हकीकत जानते हैं सिवाय आपके, रमला ने तल्ख लहजे में कहा। मैं मानती ही नहीं और मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। मुझे कोई वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिना सोचे समझे अपनी बहन पर एतबार करती हूँ और वो ये डिज़र्व करती है कि मैं इस पर एतबार करूँ, क्योंकि इसने कभी मुझे मेरी मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। मैं किसी भी वीडियो को देखकर इस पर एतबार करना नहीं छोड़ सकती, वो मुस्तरब अंदाज में बोली। मर्जी है आपकी, लेकिन मेरा काम आपको समझाना था जो कि मैं कर चुकी हूँ। अगर इसके बावजूद आप नहीं समझना चाहती तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सच कहते हैं लोग कि किसी के दिल और आंखों पर पर्दा पड़ा होता है जो कि लाख चाहने के बावजूद नहीं खल सकता। आप अपनी बहन पे तो अंधा एतबार करती हैं, लेकिन जिसके साथ आपका जिंदगी भर कर बंधन बंधा है और इन्हों आपका हमेशा मान पर करार रखा है, तो ऐसे शख्स पे एतबार क्यों नहीं करती? हैरत की बात है कि मैं चंद दिन मिलकर उनका किरदार भान पर रही, मगर अब इतने महीनों से उनके साथ रह रही हैं मगर उनका किरदार नहीं पहचान पाई। खैर वीडियो देख ली तो इसके बाद भी यकीन ना आए तो अपने वालिदैन से पूछ लेना, रमला ने कहा और फिर दीवार से उतर गई। वो कमरे में आई तो रमला इसके नंबर पे एक वीडियो सेंड कर चुकी थी। इसने कांपते हाथों से इस वीडियो को ओपन किया तो शाकिद रह गई। इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हुमायूं लाउंज में आया और फरहीन ने इसका रास्ता रोककर इंतहाई बेबाक अंदाज में इसके गले में बांह डाली। अपनी हद में रहो तुम मस फरहीन, तुमसे तो अच्छी बाजार हुस्न की तवाइफ है जो कम अज कम अपनी बहन के शौहर पे तो निगाहें नहीं रखती। हुमायूं उसे जोर से पीछे धकेलते हुए कहा।
हाउ डियर यू, तुमने मुझे तवाइफ बोला, इतना गंदा लफ्ज, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसका गिरेबान पकड़े दबे दबे अंदाज में चीखी। मैंने तुम्हें तवाइफ से भी बुरा कहा है और मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो बोल सकूं, तो ये बोला, अपनी हद में रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो इसके हाथ गिरेबान से छुड़वाते हुए बोला तो फरहीन अपने लंबे नीलज वाले हाथों से उसका मुंह नोचने लगी, तो हुमायूं ने जोर से इसके हाथ जकड़ लिए और उससे पहले कि वो कुछ बोलता कि वो और रमला अंदर दाखिल हो गई। वीडियो बंद करते वो जमीन पे बैठकर फूट फूट कर रो दी। फिर कुछ याद आने पे वो तेजी से उठी और भागती हुई अली हसीन के कमरे की तरफ बढ़ी और धड़ाधड़ उनका दरवाजा खटखटाया। राबिया ने कमरे में आते ही ज्यूलरी उतारकर ड्रेसिंग पे रखी और शलवार कमीज निकालकर चेंज करने चली गई। जब वो चेंज करके बाहर आई तो अली हसीन सोफे पे बैठे न्यूज़ देख रहे थे। वो बना उनसे बात के बेड की जानिब बढ़ी और अली हसीन भी एलईडी ऑफ करते उठकर पास आए और साइड टेबल के दराज से एक केस निकालकर राबिया की तरफ बढ़ाया। ये आपके लिए लाया था, अली हसीन ने कहा। इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत मिस्टर अली हसीन, मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है। मेरे दिल में मेरे पहले शौहर के अलावा ना कोई था ना कभी हो ही सकता है। आपने मेरे बेटे की जो जहन साजी करके ये रिश्ता कायम करवाया है ना, इस बात को कभी भूलूंगी नहीं, राबिया तल्ख लहजे में बोली। दिमाग खराब है आपका खातून, मतलब कुछ भी सोचेगी और फिर बोल देगी, मैं अपने बेटे की जहन साजी क्यों करूँगा, अली हसीन नागवारी से बोले। तो और किसने की है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा और मासूम था, लेकिन अब वो मुझे जिद करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो आप चाहती कि वो यूं ही सीधा साधा रहता ताकि कोई भी फरहीन उठती और इस पे तहमत लगा देती। वो जिस घर टूटा फूटा मिला था मैं जानता हूँ, जान तक देना चाहता था। अगर मेरी मोहब्बत इसके साथ ना होती तो वो शायद आज इस मकाम पे ना होता, अली हसीन तल्ख लहजे में बोले। एहसान जता रहे हैं आप, फिक्र मत करें, आपके बेटे को वैसी मोहब्बत देकर ये एहसान भी उतार दूंगी, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखे, राबिया ने गलूगीर लहजे में कहा और करवट लेकर लेट गई और कब से रुके आंसू सामने लगी सफदर हसीन की तस्वीर को देखकर बहने लगे। फिर न जाने कब आंख लगी जो कि दरवाजे के धड़धड़ खटकने पे खली। अली हसीन ने उठकर जल्दी से लाइट्स ऑन की और जाकर दरवाज़ा खोला तो वरदा तेजी से अंदर दाखिल हुई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझे सच सच बताएं कि फ्री गलत है कि सही। वो पीछे हटते अपने आंसू साफ करते हुए बोली। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने मेरे बेटे के किरदार में कोई ऐसी बात देखी कि तुम उसे बद किरदार समझ सको? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें कभी बुरी निगाह से देखा, जब से तुम इसके निकाह में हो? क्या उसने तुम्हें कभी तुम्हारी इजाज़त के बगैर छुआ? राबिया ने संजीदगी भरे अंदाज में पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। तो क्या ये बातें इसके किरदार की गवाही नहीं देती, वरदा कि आज तुम ये सवाल लेकर आ गई? क्या तुम्हें नहीं पता कि फ्री किस मिजाज की है? काश तुमने इस चीज पे गौर किया होता तो आज तुम्हें ये सच्चाई की जुस्तजू मुझ तक ना लाती। क्या वरदा तुम्हारे जहन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया है कि जो इंसान तुम्हारा महरम है, तुम्हें छूने का हक रखता है, उसने कभी तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर छुआ नहीं? क्या तुम्हें हुमायूं की आंखों में अपने लिए एहतराम नजर नहीं आया? तुम जानती हो कि मेरा बेटा बरसों पहले भी बेगुनाह था, उसने फरहीन की और बुखारी वला की इज्जत व आबरू के लिए चुपचाप इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, राबिया जज्बाती अंदाज में बोलती चली गई।
वो लड़की जब से यहाँ आई है मुसलसल हुमायूं को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब कर रही है, मगर हुमायूं उसे कई बार डांट चुका, लेकिन इस लड़की को ना तो अपनी आबरू को ख्याल है और ना ही दूसरे की। इसके अंदर तो इतनी हया नहीं कि जिस शख्स से वो इजहार मोहब्बत कर रही है वो इसकी बहन का शौहर है। अली हसीन तल्ख लहजे में बोले। वो उनकी बातें सुनने के बाद फिर से अपना चेहरा हाथों में छुपाए बोट फूट कर रो दी। देखो वर्दा, पहले भी तुम्हें एक बार समझाया था कि किसी की बातों में आकर अपना घर खराब नहीं करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब के बाद से ये कभी नहीं होना चाहिए कि तुम अपने शौहर के खिलाफ जाकर और किसी पे ट्रस्ट करो, चाहे वो तुम्हारी मुँह हो, बाप हो या फिर बहन। अब जाओ, जाकर अपने शौहर को मनाने के लिए कुछ सोचो। राबिया ने इसके सर पे हाथ रखते हुए कहा तो वो चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। रात पूरी वो जमीन पे बेड से टेक लगाए बैठी सामने वॉल क्लॉक को देखती रही, यहाँ तक कि तहज्जुद की अजानें हो गई। इसने उठकर नमाज पढ़ ली और फिर उठकर बाहर निकलकर लाउंज में आई तो हुमायूं को वहां बैठे देखकर चौंक गई। हुमायूं, वो बेताबी से उसे पुकारती पास आई तो वो हाथ में पकड़ा सिगरेट एशट्रे में मुसलता उसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखों की सुर्खी उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। वो सर झटक कर उठता इसके पास से होकर आगे बढ़ने ही लगा था कि वो बेख्तियार इसका हाथ थाम कर रोक गई। अपनी हद में रहो और आइंदा से मुझे मेरी इजाज़त के बगैर छूना मत, वो इंतहाई सर्द अंदाज में बोलता एक झटके के हाथ छुड़वाते सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। वो आंसू जब्त करती डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गई। मायूं को वर्दा का अंदाज आज कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसका बेताबी से नाम पुकारना और फिर इसका हाथ पकड़कर रोकना आज कुछ अलग सा था। वो सर झटक कर डाइनिंग हॉल में आया तो वर्दा बेदली से प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। मैं डाल देती हूँ, उसने सालन का बाउल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वर्दा जल्दी से बोली और सालन प्लेट में डालकर खुद राइस खाने लगी। वो हैरानगी से देखता प्लेट पे झुक गया। सहरी करने के बाद वो मस्जिद के लिए निकल गया और वहां से वो 8 बजे वापस आया तो वर्दा उसी के इंतजार में बैठी थी। वो बना उसकी तरफ दूसरी निगाह डाले वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। लाइए मैं निकालती हूँ, वो पास आकर बोली तो हुमायूं ने उसकी तरफ रुख फेराते हुए उसे बगौर देखा। पहली बार नहीं कर रहा मैं, और वैसे ये मिजाज इतने बदले बदले से क्यों ही? हुमायूं ने अपना सोट निकालकर दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। सूरी, मैं सब जान चुकी हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फ्री गलत है, वो उसके करीब आते हुए बोली। और वो अच्छा, अब समझा कि मिजाज क्यों बदले हैं, मेरे किरदार की पाकीज़गी का मालूम हो गया है। वैसे ये अगर ना मालूम हुआ होता तो आज भी मिजाज बिगड़े होते। खैर, अब मुझे तुम्हारे किसी सूरी की ज़रूरत नहीं है, वो सपाट लहजे में बोलता कपड़े उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। चेंज करने के बाद वो बाहर आया तो वर्दा सोफे पे बैठी रो रही थी। मर गया हूँ मैं जो ऐसे सोगमीना रही हूँ, वो पास जाकर तल्ख लहजे में बोला तो वो तड़प कर इसके लबों पे हाथ रख गई। क्या चाहती हो तुम? वो उसके बाजू पकड़कर मुड़वरते हुए बोला। मुआफ कर दी मुझे, वो ससकारी भरते हुए बोली। नहीं करूँगा और ज़िंदगी भर नहीं करूँगा, वो उसे पीछे धकेलते हुए बोलता अपने कफ लिंक्स बंद करता मुड़ा तो वो उसे पीछे से हैग करते इसे साकत कर गई। दूर रहो मुझसे, वो एक झटके से उसे पीछे करते हुए धाड़ा तो वो रोती हुई ज़मीन पे बैठ गई। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर अपना मोबाइल उठाए बाहर निकल गया।
हुमायूं बात सुनो मेरी। वो लाउंज से गुजरकर पोर्च की जानिब बढ़ रहा था कि राबिया ने उसे पुकारा। जी माम, सब खैरियत? वो अपनी वॉच पे टाइम देखते हुए बोला। ईद में 2-3 दिन बाकी हैं तो शाम को वर्दा को शॉपिंग करवा दो, राबिया ने कहा। मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे अप्लाइड ड्रेसेस मंगवा कर घर पहुंचा देगी, वो उजलत भरे अंदाज में बोलता वापस पलटा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये मेरा घर है तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, राबिया ने तब कर कहा तो उसने लाताल्लुक से बैठे अखबार पढ़ते अली हसीन को तअस्सुफ से देखा। सरईसली बाबा, मतलब अब इस घर में वही होगा जो ये चाहेंगे? इसने पास आते हुए पूछा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुमने शादी करवाई है ना, ये तो इतना तो मालूम होगा ही शौहर का घर बीवी का ही होता है, राबिया ने संजीदगी भरे अंदाज में कहा। अहमम अहमम, गुड गुड, बहुत अच्छा लगा आपका इस घर को अपना कहना, चलिए उसी खुशी में वर्दा की शॉपिंग में खुद करूँगा, वो मुस्कुरा कर बोला। जी नहीं, मैंने कहा कि तुम वर्दा को साथ लेकर जाओगे और उसे इसकी पसंद की शॉपिंग करवाओगे। सूरी, ये मुमकिन नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है तो मैं स्पेशल वहाँ से निकल कर उसे लेकर जाकर शॉपिंग नहीं करवा सकता। सो मैं खुद जाऊँगा, आधे पौने घंटे में शॉपिंग करूँगा, वापस आ जाऊँगा, वो जल्दी से बोला। तो ठीक है, मैं भी अपना बैग पैक करती हूँ और अपने भाई के घर चली जाती हूँ। जब तुम्हारा मूड होगा ना वर्दा को शॉपिंग करवाने का तो उसे शॉपिंग करवा के मुझे वहाँ से पिक करवा लेना, राबिया सर्द व सपाट लहजे में कहा। सरईसली, अब आप यूं मुझे ब्लैकमेल करेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, वो बेयकीनी भरे अंदाज में इन्हें देखते हुए बोला। तुमसे ही सीखा है ये सब कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तुम्हारी बार अगर ये ठीक था तो मेरी बार भी ठीक ही होगा, राबिया इत्मीनान भरे अंदाज में बोली। ओह, तो अब मेरे पैंतरे मुझ पे ही आजमाएंगी, खैर अब कर किया सकते हैं, मैं देखता हूँ अगर शाम को जल्दी निकला गया तो आकर वर्दा को शॉपिंग पे ले जाऊंगा, वो सरदाह भरते हुए बोला। देखना नहीं, लाजमी करना है वरना, वो वार्निंग भरे अंदाज में बात को अधूरी छोड़ते हुए बोली तो उसने बेबसी से अली हसीन को देखा जो कि अखबार में ऐसे मसरूफ थे जैसे कल इसका एग्जीम हो। यार, आप उनको समझाए ना कि मेरी रूटीन लाइफ बहुत बिजी है तो मैं इस तरह शॉपिंग पे नहीं जा सकता, वो अली हसीन के पास आते हुए झुंझला कर बोला। मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने ही अपनी मुंह को यहाँ लाने का प्लान सोचा था तो भगतू, जैसे मैं भगत रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने बुड़बड़ा कर कही मगर इसके हसास कानों तक पहुँच चुकी थी। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है कि एक बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, मुझसे शक है कैसे मैंने अपनी बीवी को कंट्रोल किया हवा है, इसकी इतनी मुजाल नहीं है कि वो मेरे खिलाफ बोल सके। हाँ हाँ, इतनी मुजाल नहीं थी, इसीलिए तो तुमसे नाराज होकर अपने मैके जहाँ बैठी थी और तुम कुछ नहीं कर पाए। अब अगर वो शर्मिंदा होकर तुम्हारे आगे बोल नहीं रही तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ बोलेगी नहीं, जिस दिन बोलेगी ना इस दिन तुम बचोगे नहीं, और वैसे भी हर शरीफ शौहर को अपनी बीवी से डरना ही चाहिए। अली हसीन जल्दी से बोले तो वो लबघेंच कर रह गया। ठीक है, मैं इफ्तारी के बाद वर्दा को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, अब खुश, वो हार मानते हुए बोला तो राबिया नखुद भरे अंदाज में सर हिलाती वापस पलट गई और वो भी बाहर की जानिब बढ़ गया। रात को इशा की नमाज के बाद वो वर्दा को लेकर शॉपिंग के लिए निकला और पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। हाय सर, कैसे हैं आप? साबिर साहब का फोन आया था कि आप आ रहे हैं। वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो मैनेजर तेजी से पास आकर बोला।
अलिफ ये मेरी वाइफ की शॉपिंग करनी है तो प्लीज जरा सैम्पल एंड स्टाइलिश ड्रेसेस दिखा दें, उसने मैनेजर से कहा और फिर इसकी नियत में चलता हुआ एक जगह पहुंचा और वहां से ड्रेसेस लेकर वर्दा को ट्रायल रूम में भेजकर वो मोबाइल पे मसरूफ हो गया। कुछ देर के बाद वर्दा लाइट पर्पल कलर की लॉन्ग शर्ट और टाइट्स पहने बाहर निकली तो हुमायूं की निगाहें जैसे इस पे ठहर सी गई। ये ले लूं किया? वर्दा ने पूछा। मुझसे किया पूछ रही हो? तुमने पहनना है तो तुम चौजा करो, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो वरना रहने दो। वो बामशक्ल इससे निगाहें हटाता सर्द लहजे में बोला तो उसकी रंगत फीकी पड़ गई और वो लब कुचलती वापस पलटी ही थी कि एकदम से सर थामती चेयर पे बैठ गई। किया हुआ, जाओ अब जाकर चेंज करो और दूसरा ट्राई करके जल्दी सलीकट करो, वो तेज लहजे में बोला। मेरा सर बहुत घूम रहा है, पप प्लीज आप खुद ही चौजा कर लें। वाह ये अच्छा तरीका है मुझसे चौजा करवाने का, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रेसेस चौजा करूं। 10 मिनट है तुम्हारे पास, तुमने जो लेना है जल्दी से लो वरना मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। हुमायूं ने सपाट लहजे में कहा तो वो आंसू साफ करती उठकर बाकी ड्रेसेस देखने लगी और बना टराई के ही पैक करवा कर बाहर निकली और खली फिजा में आकर 2-3 गहरे गहरे सांस लेने लगी। किया नौटंकी लगाई हुई है तुमने सुबह से, कभी रोने लगती हो और कभी इस तरह की शक्ल बनाती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे तरस खाकर मुआफ कर दूंगा? मिसेस हुमायूं सफदर हसीन, ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, वो सर्द लहजे में बोला, मगर वो चुपचाप गाड़ी में बैठते हुए सीट बैक से टेक लगाती अपनी कनपटियां मूसने लगी। तुमसे कोई बकवास कर रहा हूँ और तुम मेरी बात का जवाब तक नहीं दे रही। हुमायूं को इसका ये अंदाज गुस्सा दिला गया। मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसके लहजे में हंसों की आमेजिश महसूस हुई तो हुमायूं ने सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट कर ली। घर पहुंचे ही थे कि लाउंज में बैठी फरहीन को देखकर वो दोनों थम गए। हुमायूं ने बेइख्तियार वर्दा को देखा जो कि लब कुचलती अपने आंसू जब्त कर रही थी। हाय वर्दा कैसी अकेली अकेली शॉपिंग करने चली गई, मुझे साथ ले जाती, मैं भी कर लेती शॉपिंग। चलो जल्दी से दिखाओ किया लेकर आई हो, फरहीन ने कहा और साथ ही इसके हाथ से शॉपिंग बैग लेकर सोफे पे बैठकर देखने लगी। हुमायूं में लेडी ऑन करके बैठ गया मगर ध्यान उन दोनों की तरफ ही था। वाओ ये बहुत ही प्यारा, ऐसा करती हूँ मैं ये रख लेती हूँ, तुम्हारे पास और 5 सूट हैं और तो ये मैं ईद के दिन पहन लूंगी, फरहीन ने कहा। नहीं, ये तुम नहीं ले सकती और तुम्हें ये लेने का हक भी हासिल नहीं है क्योंकि ये मेरे सूट हैं, वो भी मेरे शौहर के पैसों के। तुम्हें अगर इतना ही पसंद है तो अपने शौहर को फोन करो, वो वक्त निकाल कर अपनी पहली बीवी को भी शॉपिंग करवा सकता है। जिब्रान भाई ने कहा था ना कि वो अपने दोनों बीवियों को मुकम्मल बराबरी के हुकूक दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल है तुम्हें जिब्रान भाई के पास चले जाना चाहिए ताकि तुम हमेशा की तरह अपनी खुशी मना सको। वर्दा ने झपटने से अंदाज में इसके हाथ से सूट लेते हुए उसे शॉपिंग बैग में रखते इंतहाई सर्द लहजे में कहा। फरहीन हुमायूं भी इसके अंदाज पे उसे हैरानगी से देखने लगा। वाओ वर्दा मैं बहन हूँ और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, एक सूट ही तो मांगा था मैंने और तुमने मुझे इतनी बातें सुना दी और मुझे उस शख्स के पास जाने के लिए कह रही हूँ जिसने मेरे साथ बेवफाई की, फरहीन ने इंतहाई सदमे भरे अंदाज में कहा। पहली बात ये सिर्फ एक सूट नहीं है, ये मेरे शौहर की कमाई का सूट है जो उनको बहुत पसंद है। दूसरी बात मैंने तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बात की है,
हम मानते हैं कि इन्होंने तुम्हारे साथ बेवफाई करते हुए दूसरी शादी की, लेकिन बेवफाई की इब्तिदा तो तुम्हारी तरफ से हुई थी ना। तुमने उनके बच्चों को कत्ल किया और इन्होंने तुम्हारे एतबार का खून कर दिया, वर्दा सपाट लहजे में बोली। ये आज कुछ ज्यादा ही सच बोल रही है, हुमायूं ने उसे देखते हुए सोचा। तुम भी मुझे गलत समझने लगी हो, ये सारी पट्टियां तुम्हारे शौहर ने पढ़ाई होंगी, ये आदमी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है, ये कैरेक्टरलेस। शट अप, शट योर माउथ मस फरहीन, आइंदा से मेरे शौहर के किरदार पे बात की तो जबान काट दूंगी। खैर रात काफी हो गई है तो उसी ले जाकर गेस्ट रूम में आराम कीजिए, वर्दा ने कहा। जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे घर रहने की, जा रही हूँ मैं। मर्जी है तुम्हारी, ड्राइवर ड्रॉप कर दे या अकेले जाओगी, वर्दा ने हनूज सपाट लहजे में कहा तो हुमायूं ने फरहीन की तरफ देखा जिसका चेहरा एहसास तौहीन से बिगड़ा था। वो बामशक्ल हंसी जब्त करते एलईडी पे निगाहें टकाए हुए था। नो थैंक्स, मैं अकेली चली जाऊंगी, फरहीन ने कहा और बैग उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गई और वर्दा भी शॉपिंग बैग उठाए कमरे की जानिब बढ़ गई। हुमायूं उठकर तेजी से फरहीन के पीछे चला गया। रुको मैं ड्रॉप करवा देता हूँ, हुमायूं ने उसे पुकारते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी करवा कर चली जाऊंगी, फरहीन ने तब कर कहा। ड्राइवर को बोल देता हूँ वो ड्रॉप कर देगा तुम्हें, आधी रात को यूं टैक्सी के धक्के खाते हुए तुम्हारा जाना ठीक नहीं। तुम हमारे घर की औरत हो तो तुम्हारी इज्जत व आबरू के हम मुहाफिज हैं, यूं आधी रात को अकेले नहीं भेज सकते, कोई ऊंच नीच हो गई तो। और ड्राइवर के साथ भेजने से ऊंच नीच नहीं होगी किया, इतनी ही तुम्हें मेरी इज्जत व आबरू का ख्याल है तो जाओ गाड़ी निकालो मुझे ड्रॉप करके आओ, क्योंकि मेरे नज़दीक तुम्हारे अलावा इस लम्हे इतने मजबूत किरदार का कोई शख्स नहीं है। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को महफूज महसूस करती हूँ, फरहीन ने कहा। हैरत है, मेरे किरदार को मशकूक करने वाले आज मेरे ही किरदार की गवाही दे रही है, वो तल्ख लहजे में बोला। दुनिया में अगर हर इंसान तुम जैसा हो जाए ना दूसरों की आबरू का ध्यान रखने वाला तो इस रोए जमीन पे किसी की इज्जत तारतार ना हो, फरहीन आहिस्ता से बोली। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे इम्प्रेस कर सकती हो, वो तंजिया अंदाज में बोला। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक सच्चाई बता रही हूँ, फरहीन ने कहा। मैं भी तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ कि इस रोए ज़मीन पे अनबिया और उनके असहाब के अलावा बुलंद किरदार और मुनसिफ कोई नहीं है, मैं भी नहीं। गैर महरम ही होता है और इनके दरमियान शैतान कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए मुझ पे भी ट्रस्ट मत करना। खैर छोड़ो ये बातें और मेरी बात मानकर रात यहीं रुक जाओ और सुबह को चली जाना, तुम्हारा रूम वैसे का वैसे ही पड़ा है, वो संजीदगी से बोला तो फरहीन बना बहस के सर इस बात में हिला गई। और फिर वो दोनों वापस अंदर की जानिब बढ़ गए। वर्दा ने कमरे में आकर शॉपिंग बैग्स सोफे पे रखे और टेरेस पे आकर खली फिजा में दो तीन गहरे गहरे सांस भरते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो पोर्च में फरहीन के साथ खड़े हुमायूं को देखकर साकत रह गई। कितनी देर वो ना जाने वहाँ खड़े कौन सी बातें करते रहे और फिर वो हुमायूं के साथ वापस अंदर आई तो वर्दा बेचैन सी हो गई। कुछ देर के बाद वो तेजी से बाहर निकली तो फरहीन सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ रही थी और हुमायूं भी इसके पीछे ही था। वो दोनों इसे देखकर रुक गए। तुम जाओ जाकर आराम करो अपने कमरे में, हुमायूं ने फरहीन से कहा तो वो तंजिया मुस्कुराहट से वर्दा को देखते कमरे की जानिब बढ़ गई मगर वर्दा के तन बदन में जैसे आग सी लग गई।